नमस्ते बच्चों, मैं रमावती यादव अपनी इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कई वीडियो में हम लोगों ने अपने व्याकरण के विषय को बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है। आज हम अपने जीवन के उस क्षण को पढ़ेंगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बच्चों, यह मौखिक परीक्षा है। मौखिक परीक्षा से क्या हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मौखिक परीक्षा की कि मौखिक परीक्षा के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में किस तरह से निखार आता है और किस तरह से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा अपने इस मौखिक परीक्षा के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले भाषा अध्याय के अंतर्गत हमारा परिचय भाषा के दो रूपों से हुआ था, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा की चर्चा तो हम कर चुके हैं, परंतु मौखिक भाषा को भी समझ लेते हैं। बच्चों, मौखिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली ढंग से विचारों को अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रथम प्रभाव उसकी सफलता का स्रोत होता है। बच्चों, मौखिक भाषा का प्रभावशाली प्रयोग हर एक छात्र अपने अनुभव से प्राप्त कर लेता है, परंतु औपचारिक अभिव्यक्ति के कुशलतापूर्वक प्रयोग के लिए कुछ नियमों की जानकारी तथा कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। मौखिक परीक्षा की कुछ विधाओं से तो विद्यार्थी परिचित भी नहीं होते हैं, अतः मैं आप लोगों को औपचारिक रूप से मौखिक भाषा की कुछ विधाओं को आपसे परिचय करवा देती हूँ। बच्चों, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर एक प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल होने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। पहला, भाषा का शुद्ध मानक उच्चारण बहुत ही आवश्यक है। बचपन से ही माता पिता तथा गुरुजन बच्चों के शुद्ध उच्चारण की तरफ ध्यान देते रहते हैं, जो कि किया जाता है और समझाया जाता है। ठीक है। दूसरा, भाषा का शुद्ध प्रयोग होना आवश्यक है। शुद्धता के साथ साथ विनीत और स्पष्ट भाषा के प्रयोग करने की जरूरत होती है। तीसरा बच्चों, विधा चाहे कोई भी हो, जैसे भाषण या फिर कथा कहानी और चुटकुला, हर विधा के लिए व्यवहारिक यानी आम बोलचाल की भाषा ही श्रेयस्कर है। और चौथा, विषय के अनुरूप प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना ही उचित होता है। बच्चों, मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले कुछ रूप हैं जिसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, कविता पाठ। बच्चों, आपने देखा होगा कि 2 या 3 साल के बच्चे किस तरह से अपनी तोतली भाषा में कविता बोलते हैं, परंतु वही बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम उनके मुंह से कविता का शुद्ध और परिपक्व वाचन सुनने की उम्मीद करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे अधिक से अधिक कविताओं को कंठस्थ करें। वाचन करते समय उच्चारण की शुद्धता तथा उचित स्वराघात जरूरी हो जाता है। वाचन के समय गति, यति, प्रवाह, विराम, ध्वनियों का आरोह अवरोह आदि का अभ्यास भी आवश्यक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। दूसरी विधा है सस्वर वाचन। बच्चों, परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए तथा किसी भी विषय का गूढ़ अध्ययन करने के लिए जहाँ मौन वाचन जरूरी है, वहीं मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए सस्वर वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। लिखित गद्यांश के सस्वर वाचन से शुद्ध उच्चारण एवं मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित हो सकती है। ठीक है बच्चों। तीसरा रूप, साक्षात्कार देना और लेना। बच्चों, इस आधुनिक युग की आवश्यकताएं तथा प्रतियोगिता पूर्ण वातावरण को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है
कि छात्रों को साक्षात्कार के रूप तथा अर्थ का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो। उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तथा अच्छी नौकरी के लिए छात्रों को विशिष्ट व्यक्तियों के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना पड़ता है। यही औपचारिक प्रक्रिया वास्तव में साक्षात्कार है। बच्चों, इसके अलावा साक्षात्कार का दूसरा रूप भी है जिसमें हमें विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है। साक्षात्कार लेने और देने दोनों के लिए ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पहला, अपने विषय का आपको उचित ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, व्यवहार में औपचारिक शिष्टाचार होना चाहिए। तीसरा, स्पष्ट और सारगर्भित मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आत्मविश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा रूप है भाषण का। बच्चों, आज के युग में बहुत से ऐसे अवसर हमारे सामने आते हैं जब भाषण देना जरूरी हो जाता है। अपनी बात अथवा दृष्टिकोण को तार्किक तथा क्रमबद्ध ढंग से अभिव्यक्त करना ही भाषण कहलाता है। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का उत्तम साधन है। जीवन में ऐसे अनेक क्षेत्र तथा अवसर आते हैं जब प्रभावपूर्ण भाषण देना अनिवार्य हो जाता है। अतः विभिन्न अवसरों पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर भाषण देने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, भाषण की कुछ औपचारिक बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सभा में उपस्थित अध्यक्ष एवं श्रोताओं को उचित रूप से संबोधित करना। दूसरा, भाषण देते समय उचित हाव भाव प्रदर्शित करना। तीसरा, भाषण को प्रभावपूर्ण एवं रुचिकर बनाने के लिए प्रसंगानुसार हास्य विनोदपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करना। बच्चों, भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे दिए गए संबंधित विषय पर यदि पहले से ही सम्यक अध्ययन करके भाषण लिखकर तैयार कर लिया जाए तो इससे आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। भाषण तैयार करते समय सारगर्भित तथा विषयानुकूल भाषण का प्रयोग करना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किसी मित्र अथवा सगे संबंधी के सामने हाव भाव के साथ भाषण की विषय वस्तु का अभ्यास करना चाहिए। भाषण में स्वाभाविकता का विशेष महत्व है। कृत्रिमता तथा दिखावटीपन वक्ता को उपहास का पात्र बनाता है। ठीक है, अब हम आशु भाषण यानी एलोकेशन को भी देख लेते हैं। बच्चों, भाषण का यह रूप छात्रों की तर्क शक्ति तथा बौद्धिक विकास में अत्यंत सहायक होता है। भाषण में तो विषय का ज्ञान पहले से ही होता है, परंतु आशु भाषण यानी एलोकेशन में विषय तत्काल दिया जाता है। यहाँ वक्ता को उसी समय क्रमबद्ध रूप से अपने विचारों को आयोजित करके प्रभावी रीति से प्रस्तुत करना होता है। बच्चों, ऐसे भाषण के लिए छात्रों में धैर्य, आत्मविश्वास तथा शांत रहकर अपनी बात करने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है। छठवां, वाद विवाद रूप यानी डिबेट। इसमें वक्ता किसी पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर अपनी बात को प्रस्थापित करता है। यह विधा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की उत्तम विधा है। छात्रों को वाद विवाद संबंधी शिष्ट भाषा नियमों तथा रीतियों से परिचित रहना चाहिए। बच्चों, अपने मत को व्यक्त करने के लिए शिष्ट भाषा का प्रयोग व्यंग्यात्मक शैली तथा हास परिहास का समय समय पर उपयोग वक्ता के मत को सुदृढ़ बनाता है। वाद विवाद के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला, वक्ता केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करे, श्रोताओं को नहीं। ठीक है। दूसरा,
वाद विवाद में पहले से निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखना होता है। तीसरा, अपने कथन में हास्य व्यंग्य को शामिल कर अपनी बात को रोचक बनाया जा सकता है। चौथा, जहाँ पर जरूरत हो तो वाक्यों पर बल देते हुए आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए यदि अपनी बात कही जाए तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। ठीक है। पांचवा, बच्चों अपनी विपक्षी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन तथा विश्लेषण करते हुए अपना मत प्रस्तुत करना चाहिए। छठवां, अपने विपक्षी वक्ताओं के लिए मान्यवर, विद्वान, मेरे विद्वान मित्र, मेरे पूर्व वक्ता आदि विशेषणों का यथोचित प्रयोग करना चाहिए। सातवां, अपने वक्तव्य की समाप्ति किसी प्रभावपूर्ण उद्धरण तथा कविता के अंश के द्वारा करना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें तो वाद विवाद के बारे में थी। अब हम अपने 7वें रूप परिचर्चा यानी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। बच्चों, किसी एक विषय पर 2 से अधिक लोग विचार करें तो उसे परिचर्चा कहते हैं। परिचर्चा संचालक विषय का विशेषज्ञ होता है। विशेषज्ञ विषय आरंभ करता है, बाकी लोग बारी बारी से उस विषय पर विचार व्यक्त करते हैं। संचालक बीच बीच में परिचर्चा का परावर्तन भी करता है और अंत में संचालक सभी सदस्यों द्वारा की गई चर्चा का निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। संवाद अभिनव। बच्चों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। इससे विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। इसके अलावा औपचारिक बात की कुशलता तथा शुद्ध उच्चारण की क्षमता भी विकसित होती है। 9, कहानी कथन। बच्चों, यह एक ऐसी पारंपरिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा है जिसमें बच्चे हो या बूढ़े, युवा हो या किशोर, हर कोई रुचि लेता है और इसे पसंद भी करता है। मौखिक रूप से कहानी कहने की विधा समाज के हर एक वर्ग में पाई जाती है। हमारे लोक साहित्य में विभिन्न अवसरों पर सुनाई जाने वाली विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें तीज त्योहारों के अवसरों पर सुनाया जाता है। कहानी लघु, मनोरंजक तथा अवस्थानुकूल तो होनी ही चाहिए, साथ ही सुनाने की शैली भी नाटकीय होनी आवश्यक है। 10, सभा संचालन यानी एंकरिंग। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय और महाविद्यालयों में कई तरह के समारोह होते रहते हैं और आप सब में से कोई न कोई इसको संचालित करता है। इससे कार्यक्रम अधिक प्रभावपूर्ण होता है तथा दूसरी ओर आपका आत्मविश्वास तथा मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में भी सहायता मिलती है। ठीक है, इससे छात्रों को सभा संचालन की औपचारिकताओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है एवं विनीत भाषा का प्रयोग करना सीख सकते हैं। बच्चों, समारोह आयोजन और सभा संचालन में साधारणतया कोई विशिष्ट अधिकारी आमंत्रित होते हैं। अतः सबसे पहले संचालक ही मुख्य अतिथि से मंच पर आसन ग्रहण करने का आग्रह करता है। अध्यक्ष महोदय का परिचय देते हुए उन्हें दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कार्यक्रम शुरू होने पर प्रतिभागियों के कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय भी सभा संचालक ही देता है। अंत में संचालक का कार्य विनीत भाव से अध्यक्ष को अपना मत प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना तथा धन्यवाद ज्ञापन करना होता है। धन्यवाद देते समय महत्व के अनुसार क्रमशः उन सभी व्यक्तियों का नामोल्लेख करना चाहिए जिनके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बच्चों, सभा संचालन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल
औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर 12वीं कक्षा के एक पाठ में उद्घोषक की याद आ रही है, जिसमें लेखक आनंद सिंह जी ने सभा संचालन करने के गुण पर प्रकाश डाला है। यदि समय हो तो आप सभी लोग जो सभा संचालन में रुचि रखते हैं उस पाठ को पढ़ लें या उस पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख लें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।